हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक पीएमआर स्पेक्ट्रम को समझाइए या पीएमआर स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ तत्वों के नाभिक ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं कि मानो वे किसी अक्ष पर प्रचक्रण करते हुए लघु चुंबक हैं। साधारण हाइड्रोजन और कार्बन आदि के नाभिकों जिनमें विषम संख्या में प्रोटॉन होते हैं, उनमें यह गुण पाया जाता है। अतः इन नाभिकों की तुलना लघु क्षण चुंबकों से की जा सकती है। हाइड्रोजन कार्बन युक्त किसी यौगिकों को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसे रेडियो आवृत्ति या रेडियो फ्रीक्वेंसी की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के द्वारा किरणित किया जाता है। तब यौगिक चुंबकीय अनुनाद मैग्नेटिक रिसोनेंस के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है। ऊर्जा का यह अवशोषण क्वांटीकृत होता है और यौगिक का विशिष्ट स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है, जिसे पीएमआर एक प्रकार का एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके डायग्राम दे रखे हैं आपके। एलिगेटेड विद द applied magnetic field alpha spin alligated against the applied magnetic field beta spin और external magnetic field। तो डायग्राम दे रखे हैं। यदि किसी प्रोटॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो प्रचक्रण या स्पिनिंग करते हुए प्रोटॉन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दो अभिविन्यासों में से एक को ग्रहण कर सकता है। एक अभिविन्यास बाह्य क्षेत्र की दिशा में होता है, जिसे अल्फा प्रचक्रण अवस्था कहते हैं, और दूसरा अभिविन्यास बाह्य क्षेत्र के प्रति विपरीत दिशा में होता है, जिसे बीटा प्रचक्रण अवस्था कहते हैं या बीटा स्पिन कहते हैं। प्रोटॉन के चक्रण की इन दोनों दशाओं की ऊर्जाओं में बहुत ही कम अंतर होता है। यद्यपि अल्फा स्पिन की अवस्था निम्न ऊर्जा वाली अधिक स्थायी होती है। जब कोई चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ उसकी विपरीत दिशा में संरेखित रखता है, तब यह उस अवस्था की तुलना में उच्च ऊर्जा की अवस्था में होता है, जबकि वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ उसी दिशा में संरेखित रहता है। प्रोटॉन के चक्रण बीटा स्पिन की अवस्था अल्फा स्पिन की अवस्था की तुलना में उच्च ऊर्जा की अवस्था के संगत होती है। प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र के अभिविन्यास को स्थायी अवस्था अल्फा प्रकरण अवस्था से अस्थायी अवस्था बीटा प्रकरण अवस्था में लाने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रोटॉन के द्वारा Hv अल्ट्रावायलेट डेल्टा ई ऊर्जा के विकिरण के अवशोषण से ऊर्जा इन दो दशाओं में संक्रमण हो सकता है या फिर किया जा सकता है। प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमी इसी ऊर्जा के अवशोषण पर आधारित है। इस ऊर्जा के अवशोषण से चक्रण करने वाले प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति विपरीत दिशा में लाया जाता है। डायग्राम दे रखे हैं आपके। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है अल्ट्रावायलेट रेज के अकॉर्डिंग। प्रोटॉन को प्रत्यावर्ती करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर करती है। यह ऊर्जा रेडियो आवृत्ति क्षेत्र के विकिरणों से प्राप्त होती है। आवश्यक ऊर्जा के विकिरणों की आवृत्ति को समीकरण नंबर 3 या व्यंजक 3 के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो डेल्टा ई इजिकल टू 2 म्यू H0 समीकरण नंबर 1, ई इजिकल टू HV समीकरण नंबर 2, V इजिकल टू 2 म्यू HO अपॉन H इजिकल टू म्यू HO अपॉन 2 पाई समीकरण नंबर 3। इसलिए डेल्टा ई इजिकल टू HV इजिकल टू H म्यू अपॉन 2 पाई HO समीकरण नंबर 4। डेल्टा ई प्रोटॉन
की दो अवस्थाओं में ऊर्जा का अंतर है v विकिरण की हर्ट्ज में आवृत्ति है h0 या ho आरोपित क्षेत्र की गॉस में प्रबलता है म्यू नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण जिसका मान किसी नाभिक विशेष के लिए निश्चित स्थिरांक होता है। प्रोटॉन के लिए इसका मान 26750 या 26.750 रेड प्रति सेकंड या टेस्ला होता है। स्पष्ट है कि प्रोटॉन की दो अवस्थाओं में ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई विकिरणों की आवृत्ति बाह्य अवस्था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक समीकरण 4 के द्वारा संबंधित है। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका PMR या ब्रैकेट में आपका HNMR स्पेक्ट्रम का मापन। तो देखिए इस कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाला संयंत्र या प्रोसेस या सिस्टम संयंत्र PMR स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। इसके द्वारा हाइड्रोजन नाभिक के द्वारा अवशोषित होने वाली ऊर्जा का मापन किया जाता है। यह किसी कार्बनिक अणु में विद्यमान विभिन्न हाइड्रोजन परमाणु के दो चक्रण अभिविन्यासों अल्फा व बीटा के ऊर्जा स्तर डेल्टा ई को प्रकट करता है, जो कि कार्बनिक अणु में उनकी प्रोटॉन स्थिति और पड़ोसी परमाणुओं की प्रवृत्ति एवं चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करता है। एक सामान्य PMR स्पेक्ट्रोमीटर के आरेख की रूपरेखा आपके डायग्राम के अनुसार यानी कि चित्र 1.3 में दर्शाया गया है। इसमें 4 भाग होते हैं। नंबर 1 रेडियो आवर्ती दोलन, नंबर 2 शक्तिशाली एवं समांगी चुंबक, नंबर 3 रेडियो आवर्ती सूचकांक और नंबर 4 चुंबकीय क्षेत्र या आवृत्ति को लगातार बदलने के लिए युक्ति। तो 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए आपका देखा है कि मैग्नेट विद वर्बल मैग्नेटिक फील्ड S0 रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर आपका सैंपल या टेस्ट ट्यूब है या NS मैग्नेट N और S मैग्नेट हैं, एक्सटर्नल मैग्नेट है, चार्ट है, पिन है और आपका एम्पलीफायर है। तो ट्यूब कनेक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ सैंपल। तो दी हुए पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा को किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर एक कांच की नली में लेते हैं और नली को चित्रानुसार शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख देते हैं। इसके चारों ओर एक तार लिपटा रहता है जो रेडियो आवर्ती दोलन से जुड़ा रहता है। सैद्धांतिक रूप से किसी यौगिक का PMR स्पेक्ट्रम यौगिक को स्थिर बल के चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसे रेडियो आवर्ती क्षेत्र में परिवर्तनशील विकिरणों से विकिरित या किरणित करके विकिरित की आवृत्ति तथा अवशोषण के मध्य ग्राफ खींचकर प्राप्त कर सकते हैं। किंतु वास्तविक प्रयोग में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन करते हुए यौगिकों को स्थिर आवृत्ति की रेडियो आवर्ती विकिरणों से किरणित किया जाता है। जब चुंबकीय प्रबलता का उचित मान पहुंचाया जाता है अर्थात Hv/2U के बराबर हो जाता है, तब प्रोटॉन नाभिक को ऊर्जा का अवशोषण करता है और अनुनाद होता है, अर्थात इस अवस्था को डेल्टा ई या अल्फा बीटा स्पिन की अवस्था का ऊर्जा अंतर का मान आपतित विकिरण की ऊर्जा के समतुल्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र के इस निश्चित मान पर आधारित विकिरणों की ऊर्जा का अवशोषण से प्रोटॉन नाभिक अल्फा स्पिन अवस्था या स्थायी अवस्था, बीटा स्पिन अवस्था अस्थायी अवस्था में चला जाता है तथा स्पेक्ट्रम में एक सिग्नल प्रकट हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के इस मान पर ऊर्जा के अवशोषण से प्रतिदर्श के चारों ओर लिपटे ग्राही कुंडलन में विद्युत की सूक्ष्म मात्रा प्रवाहित होती है। संयंत्र स्पेक्ट्रोमीटर इस विद्युत धारा को प्रवाहित करता है और इसे एक सिग्नल शिखर एवं शिखरों की श्रेणी के रूप में एक चार्ट पेपर पर दर्शाता है, जो कि आवृत्ति में अंशशोधित रहता है। प्राप्त हुआ चित्र यौगिक का PMR या HNMR स्पेक्ट्रम कहलाता है। एक सामान्य PMR स्पेक्ट्रम 1.4 चित्र में दर्शाया गया है। इसमें अवशोषण तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के मध्य संबंध दर्शाया गया है। किसी यौगिक के विभिन्न हाइड्रोजन के द्वारा अवशोषण के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का निरपेक्ष
मान ज्ञात करना अति कठिन कार्य होता है। इसलिए PMR स्पेक्ट्रम किसी आंतरिक मानक यौगिक जैसे TMS आपके ट्रिमेथिल साइलेंट की उपस्थिति में अभिलेखित किया जाता है। TMS के सिग्नल के मानक स्थिति में मानते हुए अन्य सिग्नलों की स्थिति इस सिग्नल के सापेक्ष स्पेक्ट्रम के आधार के सहारे इसे दूरी के रूप में व्यक्त की जाती है। इसे डेल्टा या डेल स्केल पर TMS के सिग्नल की स्थिति शून्य डेल मान पर मानते हुए किसी सिग्नलों की स्थिति प्रदर्शित की जाती है। स्पेक्ट्रम के शीर्ष डेल मान रेडियो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज में अंशशोधित रहते हैं। अतः यह स्पेक्ट्रम रेडियो आवृत्ति विकिरणों के अवशोषण की तीव्रता को डेल्टा मान संयंत्र की कार्यकारी रेडियो आवृत्ति का प्रति मिलियन एक भाग है के सापेक्ष व्यक्त करती है। स्पेक्ट्रम के आधार के सहारे डेल मान बाएं से दाईं ओर कम हो जाता है और TMS सिग्नल का मान शून्य हो जाते हैं। TMS सिग्नल के बाईं ओर निकट का क्षेत्र अपफील्ड और दूर का क्षेत्र डाउनफील्ड क्षेत्र कहलाता है। बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बाएं से दाईं ओर बढ़ती जाती है। TMS की उपस्थिति में लिया गया PMR स्पेक्ट्रम की उपयोगी स्पेक्ट्रम होता है। यौगिक जो आपका डायग्राम दे रखा है कि 1,4-डाइमेथिल बेंजीन 300 मेगाहर्ट्ज़ पर HMNR स्पेक्ट्रम के अध्ययन के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। तो 1,4-डाइमेथिल बेंजीन स्पेक्ट्रम जो आपका 1.5 चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद है इसकी अनुप्रयोग हैं कि आपके PMR स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग एप्लीकेशन 4 या एप्लीकेशन ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें नंबर 1 दे रखा है यौगिक की पहचान करना। IR स्पेक्ट्रम के समान PMR स्पेक्ट्रम भी यौगिक के फिंगरप्रिंटिंग का कार्य करता है। यदि किसी प्रतिदर्श या सैंपल का PMR स्पेक्ट्रम किसी ज्ञात यौगिक के समान है जो दिया गया है कि प्रतिदर्श ज्ञात यौगिक होता है। इस प्रकार PMR स्पेक्ट्रम द्वारा यौगिकों की पहचान की जा सकती है। नंबर 2 आणविक संरचना निर्धारण। जटिल संरचना के यौगिकों के आणविक संरचना का निर्धारण PMR स्पेक्ट्रम द्वारा सरलता से किया जा सकता है। इसकी सहायता से किसी अभिक्रियात्मक समूह की पहचान की जा सकती है। अभिलाक्षणिक रासायनिक विस्थापन की सहायता से यौगिक में विशिष्ट क्रियात्मक समूह या संरचनात्मक विशिष्टता की उपस्थिति या अनुपस्थिति ज्ञात की जा सकती है। तो ये तो इसके अनुप्रयोग। तो ये टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है।